गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 12 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। इसके साथ में कुछ और महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जो आगे की स्लाइड में ये देख सकते हो आप, इनको कवर करेंगे। और वीडियो के एंड के अंदर 5 करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से मगर हौसले सबके अलग अलग। यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे सभी के दर्द है। कौन आज परेशान नहीं है, किसके पास में आज मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ रहा। हर किसी को आज मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हौसले होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, अपने को मोटिवेशन जो लाइन है ये सीख दे रही है कि अपने को जीवन के अंदर मुसीबतें आती रहेगी, दर्द वगैरह जो भी हताशा है, निराशा वगैरह है वो आती रहेगी। आपको तो संघर्ष करके निखरना है, अपनी हौसला रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसी हौसले के साथ में। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 के बारे में बात करते हैं। पहली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो ये डेट याद रख लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को हर साल भारत के विकास के अंदर प्रवासी समुदाय जो भारत से बाहर जितने भी भारतीय वगैरह रहते हैं उनके द्वारा भारत के विकास में दिए गए योगदान को एप्रिशिएट करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाने लगा था? क्योंकि इसी दिन भारत के राष्ट्रपिता, अपने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वो दक्षिणी अफ्रीका को 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये भी आप फैक्ट वगैरह याद रखिए। और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। सबसे पहले 2003 के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 2003 के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस। उस टाइम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता था, लेकिन 2015 के अंदर भारत सरकार के द्वारा बदलाव किया गया था और 2015 से 2 साल के अंदर एक बार प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। और 2022 के अंदर कौन सा मनाया जा रहा है? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2022 के अंदर मनाया जा रहा है, 2 सालों से। और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा और इसकी थीम क्या होगी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान ये थीम है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाला है और आयोजित हुआ है। और 16वां प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन भारत सरकार के द्वारा प्रवासी समुदायों को, जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है, उन्हीं को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया स्किल्स 2021 के बारे में बात करते हैं। अभी आप 2021 की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा के अंदर इसलिए है कि ये देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। स्किल्स के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स, जिसका हाल ही के अंदर समापन हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है, चर्चा के अंदर है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये 2 वर्ष के अंदर एक बार मनाई जाती है। इंडिया स्किल्स जो प्रतियोगिता है वो आयोजित होती है कब? 2 सालों के अंदर एक बार। तो प्रवासी भारतीय दिवस के समान ही है ये कि वो भी 2 साल के अंदर एक बार आयोजित होता है। और इंडिया स्किल्स जो प्रतियोगिता है कौशल क्षेत्र के अंदर, इसका आयोजन भी 2 सालों के अंदर एक बार। और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आती है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और इसके द्वारा राज्य सरकारों के साथ में मिलकर, उद्योग संगठन के साथ में मिलकर कौशल प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, रेड सेंडर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये क्यों न्यूज़ के अंदर है ये? क्योंकि हाल ही में IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, उसके द्वारा रेड सेंडर्स को या रेड सैंडलवुड है उसको अपनी जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया गया है, इसको कैटेगराइजेशन किया गया है। लुप्त प्राय यानी संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप EN याद रख लीजिए कि रेड सेंडर को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। 2018 के अंदर IUCN के द्वारा इसको नियर थ्रेटेड सूची के अंदर शामिल किया गया था, यानी निकट भविष्य में
इस वनस्पति या इस वृक्ष प्रजाति है उसको संकट आने वाला है। तो 2018 के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया था और अभी इसको लुप्तप्राय श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखना दोस्तों। रेड सैंडर्स भारत की स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। स्थानिक का अर्थ योग है कि इसकी जो वनस्पति है ये भारत के अंदर ही इसकी उत्पत्ति वगैरह हुई थी और ये प्रमुख रूप से पूर्वी घाट के एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। पूर्वी घाट, क्योंकि ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है या वनस्पति वगैरह है वो पश्चिम घाट के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये कंफ्यूज करता है अपने को, क्योंकि रेड सैंडर्स है वो पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। और पूर्वी घाट के मुख्य तौर पे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के जो विशिष्ट वन क्षेत्र है वहाँ पे स्थानिक रूप से पाया जाता है। ये प्रजाति पटोरा कार्पस सेंटिलिनस परिवार के सदस्य हैं। तो इतना फैक्ट भी जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि ये पूर्वी घाट के अंदर पाई जाती है। इसका आयुष्यन के अंदर वर्गीकरण किया गया था और ये मुख्य रूप से रेड सैंडर्स, यानी रेड से मतलब है कि लाल मिट्टी क्षेत्र के अंदर, गर्म और शुष्क जलवायु के साथ में लाल मिट्टी वाले जो क्षेत्र, पथरीली चट्टानी जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे रेड सैंडर्स हैं वो वृक्ष वगैरह अनुकूल रूप से पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना। ये वृक्ष आप देख सकते हो रेड सैंडर्स का। और कुछ ये अभी क्यों आयुष्यन को अपनी रेड लिस्ट के अंदर, संकटग्रस्त सूची के अंदर शामिल करना पड़ा, क्योंकि इसकी क्या है कि तस्करी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तस्करी वगैरह भाई क्यों होती है वृक्ष प्रजाति की, क्योंकि ये जो रेड सैंडर्स है वो अपने मेडिकल गुणों के लिए जाना जाता है, यानी मेडिकल क्षेत्र के अंदर रेड सैंडर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग वगैरह किया जाता है। और साथ में क्या है कि जो कॉस्मेटिक क्षेत्र है, समर्द रंग वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, कॉस्मेटिक क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसकी वजह से इसकी तस्करी है वो व्यापक स्तर पे होती है। इसके अलावा वनों के अंदर आग वगैरह, मवेशी चारण वगैरह हो गए और अन्य मानव जनित खतरों के साथ में वनों की अवैध कटाई की वजह से रेड सैंडर्स को संकटग्रस्त, अपने अस्तित्व को लेकर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ याद रखना। साइट्स की जो साइट समझौता है उसको कल भी आपको मैं बताया था, ये 1975 के अंदर वाशिंगटन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सूची है, जिस तरह आईयूसीएन की रेड लिस्ट है वैसे ही इसके द्वारा भी सूची जारी की जाती है और उसकी सूची के अंदर परसिस्ट सेकंड के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको फैक्ट ये याद रखना है, जो पांचों फैक्ट है ये फैक्ट आप रट लीजिए दोस्तों, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची सेकंड के अंतर आता है। इतना संवेदनशील, इतना संकटग्रस्त और स्थानिक वृक्ष प्रजाति होने के बावजूद भी ये अनुसूची सेकंड के अंदर आता है, क्योंकि अनुसूची फर्स्ट में की तुलना के अंदर अनुसूची सेकंड के अंदर कम संवेदनशील वृक्ष वगैरह, पादप वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन ये अनुसूची सेकंड के अंदर आता है, जो ज़्यादातर लड़के क्या है कि इसको गलत करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप रट लीजिए। इसके अंदर एक रोग भी होता है, सैंडलवुड स्पाइक रोग। रेड सैंडर्स के अंदर एक सैंडलवुड स्पाइक रोग भी होता है, जो एक संक्रामक रोग है, जो किसके माध्यम से होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। तो ये फैक्ट वगैरह आप याद रखिए। अगला दोस्तों, WTO के द्वारा, यानी विश्व व्यापार संगठन है, उसके द्वारा चीन को एक विकासशील देश का टैग दिया गया है। चीन को एक विकासशील देश मानना विश्व स्तर पर क्या है कि एक विवादास्पद मुद्दा वगैरह है अभी हाल ही के अंदर, क्योंकि विश्व की जितनी भी संस्थाएं वगैरह है, खासतौर से क्या है कि विश्व बैंक हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, वो विभिन्न देशों के द्वारा चीन को विकासशील देश के रूप में जो मिलने वाली सुविधा है या जो टैग वगैरह मिल रहा है उसकी आलोचना वगैरह वो व्यापक स्तर पर हो रही है। तो हाल ही के अंदर WTO के द्वारा विकासशील देश का दर्जा चीन को दिया गया है। ये दो विकसित, हालांकि क्या है कि WTO के द्वारा विकसित और विकासशील देशों की कोई भी परिभाषा वगैरह नहीं दी गई। सदस्य देश हैं वो खुद घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है कि मैं विकसित देश की श्रेणी में या विकासशील देश की श्रेणी के अंदर शामिल होना चाहता हूँ। और कोई भी देश, क्योंकि विकासशील देश को कुछ WTO के अंतर्गत स्पेशल डिफरेंशिएट और ट्रीटमेंट, SDT कहते हैं इसको, स्पेशल डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट मिलता है, जिसके तहत व्यापार से संबंधित जो नियम वगैरह हैं, रूल्स वगैरह रहते हैं, जो शुल्क वगैरह होते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो शुल्क वगैरह है, उसमें भी विकासशील देशों को कुछ छूट वगैरह मिलती है। इसके अलावा सब्सिडी हो गया या इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी फ़ायदा वगैरह हो गया या जो सुविधा वगैरह होगी ऋण से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण से संबंधित जो शर्तें वगैरह रहती है वो भी विकासशील देशों के लिए सरल रहती है। इसकी वजह से ज़्यादातर देश क्या है कि विकासशील देश के श्रेणी के अंदर ही रहना चाहते हैं। लेकिन विश्व बैंक के द्वारा WTO के इस प्रस्ताव का विरोध वगैरह किया गया था और विश्व बैंक के द्वारा दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उनको 4 आय समूह के अंदर बांटा गया है। विश्व बैंक के द्वारा कैटेगराइजेशन किया गया, किसके आधार पर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
आय के आधार पे, यानी ग्रोस नेशनल इनकम के आधार पे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूहों के आधार पे विश्व बैंक के द्वारा बांटा गया है। कौन सा? एक तो निम्न, दूसरा मध्यम को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, एक तो निम्न मध्यम, एक उच्च मध्यम और एक उच्च आय वाला देश। तो ये 4 कैटेगरी आप याद रखना। और नवीनतम वर्गीकरण के आधार पे भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है। तो ये भी आप फैक्ट वगैरह भी आप याद रख लीजिए दोस्तों। क्यों चीन का विरोध किया जा रहा है? क्योंकि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2020 के अंतर्गत 10,435 अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत के आप देख सकते हो केवल मात्र 1928 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना और विश्व का जो व्यापार वगैरह है उसका 1/4 भाग पे कब्जा होना उसको एक विकासशील देश की श्रेणी के अंदर शोभा वगैरह नहीं देता। तो ये चीज़ें विरोध वगैरह की गई थी। इसलिए अब WTO के बारे में बात करते हैं, इस संस्था के बारे में देख लेते हैं। इस संस्था की स्थापना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? मराकेश समझौते के माध्यम से इसकी स्थापना 1995 के अंदर 1 जनवरी 1995 से WTO कार्य करने लगा था। कौन से समझौते के अंतर्गत? मराकेश समझौते के अंतर्गत। हालांकि इससे पहले WTO से पहले एक संस्था थी गेट, जो संस्था थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1947 में आई थी। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते नामक संस्था कार्य कर रही थी। लेकिन उसी के स्थान पे WTO नामक संस्था है, उसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, लेकिन एक लंबी वार्ता के माध्यम से। उराग्वे जो राउंड है, उराग्वे दौर की जो वार्ताएं वगैरह लगभग 7 से 8 साल वार्ता वगैरह चली थी। उसके बाद में विश्व स्तर पे WTO नामक संस्था आई थी। और इसका काम क्या है? ये मुख्य रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दोनों जो इसके सदस्य देश हैं उनके मध्य व्यापार से संबंधित जो रूल वगैरह रहते हैं, नियम वगैरह हैं, उसको रेगुलेटिंग करने का काम करती है। और विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी व्यापार है वो स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संचालित हो देशों के बीच में। तो इस क्षेत्र के अंदर ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसके अंदर वर्तमान के अंदर 164 सदस्य देश शामिल है। कितने सदस्य देश शामिल है? 164 सदस्य देश शामिल है। विश्व बैंक और IMF के अंदर, IMF के अंदर कितनी सदस्य देश शामिल है? 188। तो ये चीज़ याद रखना। भारत 1947 के अंदर, जैसे भारत आज़ाद हुआ था, गेट और WTO दोनों का भारत संस्थापक सदस्य देश है। और ये क्वेश्चन RS के अंदर आया, आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। RS का जो पिछला पेपर हुआ था प्री का, उसके अंदर आया था। नाइजीरिया की इनगोजी ओकोंजो इवेला, ये अफ्रीका की पहली महिला है जो WTO की वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है, यानी महानिदेशक है। याद रखना दोस्तों, इनगोजी ओकोंजो इवेला। WTO के अंतर्गत एक सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। WTO से संबंधित जितने भी नियम वगैरह या निर्णय वगैरह लेने होते हैं वो एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से लिए जाते हैं। दो साल के अंदर एक बार आयोजित किया जाता है। और ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, वो सदस्य देशों के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया जाता है। सभी देश शामिल होते हैं और ये WTO की सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण है, ये याद रखना। अगला दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस है हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1975 के अंदर, 10 जनवरी 1975 के अंदर महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब? 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया था नागपुर के अंदर। और 10 जनवरी को सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसीलिए विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। सबसे पहले 2006 के अंदर मनाया गया था। 2006 के अंदर सबसे पहले मनाया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखना। ये अब तक के जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए, विश्व के हिंदी सम्मेलन है, उसकी लिस्ट वगैरह दे रखी है। प्रथम हिंदी सम्मेलन है कहाँ पे हुआ? नागपुर के अंदर 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। दूसरा कब हुआ? 1976 के अंदर मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर के अंदर। बाकी क्या है कि जो कार्यकाल वगैरह है, जो आयोजित वगैरह हुआ है, उसका टाइम फ्रेम ऐसे क्रमानुसार नहीं है। तो आप बस इतना याद रखिए कि जो पहला कब हुआ, दूसरा मॉरिशस के अंदर हुआ, और जो लास्ट वाला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है
वो मध्य प्रदेश के देवास के अंदर आयोजित किया गया था 2021 के अंदर। तो ये फैक्ट वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह, अभी तक 12 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, आरबीआई के द्वारा एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई के द्वारा फिनटेक डिपार्टमेंट, कौन सा? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर कार्य करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक आंतरिक विभाग की स्थापना की गई है जिसका नाम है फिनटेक। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, गेटवे ऑफ होल के बारे में बात करते हैं। गेटवे ऑफ हेल ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर पड़ता है, जिसको दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है। मेन इसका नाम क्या है? दरवाज़ा गैस क्रेटर। ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है और उसी को गेटवे टू हेल के नाम से जाना जाता है। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के द्वारा जो मध्य एशियाई देश है, मध्य एशियाई देशों के अंदर प्राकृतिक, खासतौर से जो धात्विक जो खनिज है उनके बहुत महत्वपूर्ण भंडार वगैरह हैं, जैसे लोहेस हो गया, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गई, लिथियम के जो भंडार वगैरह हैं वो मध्य जो एशियाई क्षेत्र हैं, 5 मध्य एशियाई क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और तुर्कमेनिस्तान के अंदर विशाल प्राकृतिक गैस भंडारण है जिसका नाम क्या है? दरवाज़ा गैस क्रेटर, जिसके अंदर ये गैसें वगैरह पाई जाती है। प्राकृतिक गैस भंडार के अंदर कौन कौन सी? मीथेन, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण वगैरह की वजह से रासायनिक क्रिया वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से बार बार क्या आग वगैरह लग जाती है। कहाँ पे? दरवाज़ा गैस क्रेटर के अंदर, इन गैसों की वजह से। इसलिए आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला तुर्कमेनिस्तान के द्वारा लिया गया है, इसलिए ये न्यूज के अंदर था। ठीक है। और विश्व स्तर पे तुर्कमेनिस्तान मीथेन रिसाव का केंद्र भी माना जाता है। मीथेन का बहुत ज़्यादा बार बार रिसाव होता है और मीथेन आपको पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये चीज़ इसकी वजह से, ये आप मैप के अंदर देख सकते हो, ये दरवाज़ा गैस क्रेटर है जहाँ पे गैसों का मिश्रण के माध्यम से बार बार आग लगती रहती है। ये तुर्कमेनिस्तान है और ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर की जो कैस्पियन झील है उसके अंदर कौन कौन सी सीमा लगाते हैं? अजरबैजान लगाता है, ईरान लगाता है, तुर्कमेनिस्तान लगाता है, ऊपर रसिया लगाता है और यहाँ पे एक आर्मेनिया नामक देश भी है। तो ये इन देशों के द्वारा इसकी सीमा वगैरह लगाते हैं। अगला दोस्तों, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? आपको सबसे पहले चर्चा के अंदर क्यों है इसलिए बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित एक रेट वगैरह लगी हुई थी, याचिका वगैरह लगी हुई थी और 2 जजों की एक बेंच वगैरह उसकी सुनवाई कर रही थी। बेंच के अंदर कौन कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना। ये दोनों के दोनों क्या है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से आते हैं। जबकि कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो भी क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। अभी तेलंगाना भी उसमें शामिल हो गया। तो इसकी वजह से अपनी बदनामी के डर से बचने के लिए, क्योंकि हालांकि देखो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह होते हैं वो डर, पक्षपात, भय के बिना शपथ वगैरह लेते हैं, लेकिन उनको अपमानजनक आलोचनाओं की आशंकाओं के चलते कृष्णा जल विवाद है उस मामले को हटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। उनके द्वारा क्या है कि इस मामले से जो रिट वगैरह है बेंच से हट गए थे, क्योंकि ये दोनों अपने होम स्टेट से आते हैं। तो ये मामला था। अब आपको कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। ये पहले किन राज्यों के बीच में था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। लेकिन ये विवाद वापस अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि तेलंगाना एक नए 2014 के अंदर तेलंगाना नए राज्य की स्थापना की वजह से अभी क्या है कि आंध्र प्रदेश बोल रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो मिलने वाला जो पानी है उसके 2 भाग हो गए, इसलिए ये वापस क्या है कि कृष्णा नदी का पूरा जो पानी है उसकी वापस वाटर शेयरिंग वगैरह को लेके विवाद वगैरह है वो उठा है। सबसे पहले 1969 के अंदर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कृष्णा नदी पे 1969 के अंदर, और उसके द्वारा 1973 के अंदर अपना फैसला सुनाया था। इसके आधार पे इस प्राधिकरण ने इन तीनों राज्यों के बीच में कृष्णा नदी का पानी है वो इस तरह यूज करने के लिए बोला था कि महाराष्ट्र है वो 560 TMC वगैरह है उस पानी को यूज करेगा, कर्नाटक है वो 700 TMC फिट पानी यूज करेगा, आंध्र प्रदेश है वो 800 TMC पानी फिट यूज करेगा। लेकिन 2004 के अंदर फिर क्या एक विवाद हुआ था और उस टाइम दोबारा क्या है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। और टाइमलाइन याद रखिए 2004 के अंदर भी 1990 के अंदर कावेरी नदी पे जल विवाद है उसकी लेकर भी एक प्राधिकरण वगैरह 1990 के अंदर गठित किए गए थे। तो ये फैक्ट वगैरह आप याद रख सकते हो।
कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस नदी के बारे में आपको कुछ फैक्ट वगैरह बता देता हूँ। ये पश्चिम घाट के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत है, वहाँ से निकलती। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इनकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पहले ये 1400 किलोमीटर के रास्ता है वो तय करती है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये किन किन राज्यों से? महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो ये फैक्ट क्या, इसकी इनकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है, इसकी वजह से इसकी सहायक नदियाँ देखो, कुंडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मुंशी और भीमा। ये कृष्णा नदी है, उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखना दोस्तों, घाटप्रभा, मालप्रभा हो गई, मुंशी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। वेन, ठीक है, तो वेना याद रखना, वेनगंगा, पेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो कृष्णा नदी के किनारे जो कर्नाटक का विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि जो मुंशी नदी है, इसकी सहायक नदी है, उसके किनारे हैदराबाद सिटी का विकास हुआ है। तो मुंशी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो भी कृष्णा नदी पे, कर्नाटक के अंदर शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो कृष्णा नदी पर है। तो ये फैक्ट वगैरह नदी से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों, जन धन योजना के बारे में बात करते हैं। वन धन नहीं, जन धन योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि वित्त मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था इस योजना को लेकर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या है, उनमें जमा राशि के तौर पे कितने लाख रुपए? 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं। वो जितने भी इस योजना जब से ये योजना लागू हुई है उसके बाद में जितने भी खाते खोले गए हैं उसके अंदर टोटल जो जमा राशि है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। क्योंकि इस योजना की बहुत ज़्यादा आलोचना होती थी कि ये जीरो बैलेंस पे है, इसमें लोग पैसे वगैरह रख नहीं रहे, गवर्नमेंट ऐसे खाते वगैरह खोल के दे रही है। तो इसमें अभी इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में 1.5 लाख करोड़ रुपये के है कि राशि के पार कर गई है। इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 44 करोड़ खाते खोले गए हैं। कितने करोड़ खाते खोले गए हैं? और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। याद रखिए दोस्तों कि एक साथ इतनी संख्या के अंदर खाते वगैरह खोले गए हैं, 44 करोड़। ठीक है, और इसमें महिलाओं के कितने हैं दोस्तों? पुरुषों की तुलना के अंदर महिलाओं के खाता धारक है वो ज़्यादा है। दिसंबर 2021 तक लगभग 24.61 करोड़ है वो महिलाओं के खाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कुछ स्टेटमेंट या कथन वगैरह ऐसे आ जाते हैं। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसको 2 चरणों के अंदर स्टार्ट किया गया था। जो पहला फेज़ था, पहला फेज़ था, ये स्टार्ट किया गया था, यूनिवर्सल एक्सेस वगैरह दी गई थी और ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो 5,000 रुपये दी गई थी। जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा वगैरह है वो 5,000 रुपये दी गई थी। और सेकंड फेज़ के अंदर अभी कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा है वो प्रत्येक खाते को दी गई है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। इसके अलावा रुपये डेबिट कार्ड है वो दिया गया था। और 1 लाख रुपये का जो एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा का भी इसी खाते के अंतर्गत, जिनका खाता वगैरह रहता है उनको 1 लाख रुपये दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया था, जिसको सेकंड फेज के अंदर बढ़ा के कितना कर दिया है? 2 लाख। 2 लाख का दुर्घटना बीमा इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। और रुपये डेबिट कार्ड इसके अंतर्गत दिया जाता है। और कुछ दोस्तों इस तरह की चीज़, ये 2 से 3 फैक्ट वगैरह है, आप याद रखिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, नासा इसरो निसार मिशन के बारे में बात करते हैं। यानी निसार मिशन के बारे में बात करते हैं। निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, और इसरो भारत की है। इन दोनों एजेंसियों के द्वारा मिलके निसार मिशन है वो 2023 के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब होने वाला है? 2023 के अंदर लॉन्च होने वाला है। और इसी मिशन के माध्यम से जो सिंथेटिक अपार्चर रडार लगा हुआ है, इसके माध्यम से नासा के द्वारा पृथ्वी की सतह पे होने वाले जो परिवर्तन वगैरह हैं, खासतौर से क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन वगैरह है, उनके पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो पर्यावरण के चलते खतरे वगैरह हो गए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रभाव वगैरह पड़ रहे हैं, आने वाले भविष्य के अंदर जलवायु परिवर्तन के चलते स्पीड वगैरह क्या रहेगी, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी की सतह का परिवर्तन वगैरह है
उसको मापने के लिए निसार मिशन है वो नासा और इसरो के द्वारा 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों क्विज कर लेते हैं, 5 करंट अफेयर्स के क्विज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है उर्जित पटेल। ये भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इनको हाल ही के अंदर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये एआईबी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर, इसके अंदर बीजिंग के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर। और इसमें चीन के बाद में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। चीन के बाद में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। और ये काम क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है। वर्तमान के अंदर इसमें 100 से अधिक सदस्य हैं, मान्य नहीं रखते, बस इतना याद रखिए। भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। अगला देखिए दोस्तों, जल संरक्षण के प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है कि उत्तर प्रदेश होगा। जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण जो पुरस्कार है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, सेकंड पे राजस्थान है अपना, और थर्ड पे दोस्तों तमिलनाडु है। तो ये 3 राज्य हैं, टॉप 3 है जिनके बारे में आपको बता दिया। सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार है वो किसको मिला था? प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किस देश ने 12 साल से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? बूस्टर डोज है जो मेन, जैसे अपने भी क्या है कि 60 साल से उम्र के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, ऊपर से क्या है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज दी जा रही है। लेकिन यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा 12 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको बूस्टर डोज देने हैं, उसकी अनुमति दी गई है। अगला देखिए, खेलो इंडिया 2023 है उसकी मेजबानी कौन से राज्य के द्वारा की जाएगी? खेलो इंडिया 2023 है वो उसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फैक्ट वगैरह याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मैंने बता दिया है कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी इस दिन आगमन हुए थे। इसी के साथ में क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 2 सालों के अंदर एक बार मनाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का करंट अफेयर्स 12 जनवरी का कंप्लीट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपसे बस यही गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करिए, जितने ज़्यादा करीबी यार दोस्त हैं उनको शेयर करिए और चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, धन्यवाद सभी का।